सो वेलकम टू आवर चैनल फार्मा यूनिट गाइस। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं डी फार्मेसी के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का जो 5th चैप्टर है दैट इज टॉपिकल प्रिपरेशन, उसके 7th पार्ट को। ये वाले वीडियो के पहले हमने इस चैप्टर के काफ़ी सारे चैप्टर्स को कवर किया है, और अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, एंड उस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये वाले वीडियो में हम सपोजिटरीज वाले चैप्टर को एकदम ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सपोजिटरी की डेफिनेशन क्या होती है। सपोजिटरीज आर मेडिकेटेड सॉलिड डोसेज फॉर्म इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू रेक्टम वेयर दे मेल्ट, सॉफ्टन और डिजॉल्व टू एक्सर्ट लोकलाइज्ड और सिस्टमिक इफेक्ट। सो अगर हम बात करें सपोजिटरी की डेफिनेशन की, तो ये सपोजिटरीज ये एक मेडिकेटेड सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है जिसको हम ज़्यादा करके हमारे रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं, और ये रेक्टम के अंदर जाते ही क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है या फिर डिजॉल्व हो जाता है। और डिजॉल्व, मेल्ट और सॉफ्ट होने के बाद ये क्या करता है, अपना एक लोकलाइज इफेक्ट देता है हमें, या फिर सिस्टमिक इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर ये देता है। अब यहाँ पे आपको ये जो सपोजिटरी दिख रहा है ये दिखता कैसे है, तो ये जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा जो सपोजिटरी है कुछ इस तरीके से ही दिखता है, जिसे हम क्या करते हैं रेक्टम के अंदर ज़्यादा करके इंसर्ट कर सकते हैं। रेक्टम के अलावा इसे हम नेजल रूट, यूरेथ्रल रूट या फिर वजाइनल रूट, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं इसे सपोजिटरी को इंसर्ट कर सकते हैं। सो ये तो था डेफिनेशन ऑफ सपोजिटरी, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरी। सपोजिटरीज कैन बी यूज्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। सो ऐसे पेशेंट जो बेहोश हो जाते हैं उनके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, सपोजिटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। Suppositories can also be used to the patient who have severe nausea and vomiting. So ऐसा पेशेंट जिसको nausea and vomiting की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वैसे पेशेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सपोजिटरी का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है और वैसे पेशेंट को अगर हमने बार बार टैबलेट दे दिया, तो वो क्या होगा, वोमिटिंग के ज़रिए वो टैबलेट उसके बॉडी से बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर हमने ऐसे पेशेंट को सपोजिटरी इंसर्ट कर दिया उसके रेक्टम के अंदर, तो वो सपोजिटरी क्या कर सकता है, अपना इफेक्ट पूरे बॉडी के अंदर दे सकता है। सपोजिटरीज आर सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पेशेंट हु कैन नॉट स्वॉलो टैबलेट। सो ऐसे पेशेंट जो टैबलेट को स्वॉलो नहीं कर सकते, यानी कि टैबलेट को निगल नहीं कर सकते हैं, वैसे पेशेंट के अंदर हम सपोजिटरी का काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर ऐसे पेशेंट जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, वैसे पेशेंट टैबलेट को या फिर किसी टाइप के कैप्सूल को निगल नहीं सकते, स्वॉलो नहीं कर सकते, तो वैसे टाइप के पेशेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सपोजिटरीज का यूज़ कर सकते हैं। ड्रग्स इन सपोजिटरीज आर स्लोली एब्जॉर्ब गिविंग सस्टेन्ड एक्शन। सो ड्रग्स जो भी सपोजिटरी के अंदर होता है वो हमारे बॉडी के अंदर एकदम स्लोली एब्जॉर्ब होता है, और स्लोली एब्जॉर्ब होने की वजह से ये जो ड्रग होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर एक सस्टेन्ड एक्शन यानी कि लंबे समय तक एक्शन अपना दिखाते रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर। सपोजिटरीज आर यूज टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट ऑन रेक्टल म्यूकोजा। सो ये जो सपोजिटरी होता है ना, ये हमारे रेक्टल म्यूकोजा के अंदर अपना लोकलाइज इफेक्ट अच्छे तरीके से दे सकता है। यानी कि अगर हमारे रेक्टम के अंदर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम सपोजिटरी का काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोजिटरीज आर यूज टू प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल। तो ये जो सपोजिटरीज होता है ना, इसको हम बोवेल के इवैक्यूएशन के लिए भी अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो आपको ये टर्म दिख रहा है इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल, इसका क्या मतलब होता है, सो कभी कभी हमारे एनस के अंदर या फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, वो अच्छे तरीके से निकल नहीं पाते, तो उनको निकालने के लिए, उनके इवैक्यूएशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोजिटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये तो था एडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरीज, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरीज। सपोजिटरीज हैव पुअर पेशेंट एक्सेप्टेंस। सो ये काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज होता है सपोजिटरी का, कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो सपोजिटरी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि सपोजिटरी को हमें रेक्टम में इंसर्ट करना होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है, जिसकी वजह से पेशेंट सपोजिटरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं काफ़ी ज़्यादा। सपोजिटरीज आर नॉट सुटेबल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया। तो ऐसे पेशेंट जिनको डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, वैसे पेशेंट के अंदर हम कभी भी सपोजिटरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई पेशेंट को डायरिया लगातार हो रहा है और उसी टाइम पे हमने अगर रेक्टम के अंदर सपोजिटरी का इस्तेमाल कर दिया, तो वैसे टाइम पे क्या होगा, डायरिया निकलते टाइम वो जो हमने रेक्टम के अंदर सपोजिटरी डाला हुआ है वो भी क्या होगा, डायरिया के साथ निकल जाएगा, जिसके वजह से सपोजिटरी का पूरा अच्छे तरीके से ये एक पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय द रेक्टल रूट। सो जो ड्रग इरिटेंट होते हैं, यानी कि अगर वो ड्रग काफ़ी इरिटेशन पैदा कर सकते हैं, वैसे ड्रग को हम कभी भी एक सपोजिटरी के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे हम रेक्टल रूट के जरिए नहीं डाल सकते। अगर हमने ऐसा कर दिया
तो कोई भी पेशेंट को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। सपोजिटरीज कैन कॉज इरिटेशन एंड स्वेलिंग टू द पेशेंट एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो सपोजिटरीज होता है ना, ये कभी कभी स्वेलिंग यानी कि सूजन और बहुत सारा इरिटेशन पैदा कर देता है जहाँ पे हमने इसको डाला हुआ है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है। सपोजिटरीज आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर, हेंस रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। सो बहुत सारे सपोजिटरीज ऐसे होते हैं जिनको हमें लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना पड़ता है, यानी कि उनको हमें एक रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है। सो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं होता, तो उन पेशेंट के लिए ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से ऐसे टाइप के सपोजिटरी को स्टोर करके नहीं रख सकते। सो ये तो था डिसएडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरी। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरी, यानी कि हमारे पास कितने टाइप के सपोजिटरीज अवेलेबल है। सबसे पहला सपोजिटरी होता है रेक्टल सपोजिटरीज। रेक्टल सपोजिटरीज आर मेंट फॉर इंसर्शन इनटू रेक्टम। These are generally made from theobroma oil or coca butter. Rectal suppositories are usually available in weight of about 1 to 2 gram. They are either cone shape or torpedo shape. So अगर हम बात करें रेक्टल सपोजिटरीज की, तो रेक्टल सपोजिटरीज एक ऐसा सपोजिटरीज होता है जिसको हम ज़्यादा करके रेक्टम के अंदर यूज़ करते हैं। अभी जो रेक्टल सपोजिटरीज होता है ना, ये थियोब्रोमा ऑयल नाम के केमिकल से बनता है, जिसको हम कोका बटर भी बोलते हैं। ये रेक्टल सपोजिटरीज ज़्यादा करके 1 से 2 ग्राम इसका वेट होता है, यानी कि 1 से 2 ग्राम तक ये अवेलेबल होता है मार्केट में। और ये जो रेक्टल सपोजिटरीज का जो शेप होता है, ये ज़्यादा करके कोन शेप या फिर टर्पीडो शेप में अवेलेबल होता है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इसी को हम कोन शेप और दूसरे वाले डायग्राम को हम टर्पीडो शेप बोलते हैं। सो ये तो था रेक्टल सपोजिटरीज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वजाइनल सपोजिटरीज के बारे में। वजाइनल सपोजिटरीज आर मेंट फॉर इंसर्शन इनटू वजाइना। दिस आर ऑल्सो नोन एज स्पेसरीज and are larger than rectal suppositories. Vaginal suppositories may be conical, rod shape and are usually available in weight of 4 to 8 grams. So vaginal suppositories ये एक ऐसा सपोजिटरी होता है जिसको हम ज़्यादा करके वजाइना के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अगर वजाइना में किसी प्रकार का डिजीज़ या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम काफ़ी टाइम वजाइनल सपोजिटरीज का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो वजाइनल सपोजिटरीज होता है, इसको हम पेसरीज नाम से भी जानते हैं। इसकी जो साइज़ होती है वो रेक्टल सपोजिटरीज के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है। ये जो वजाइनल सपोजिटरीज होता है, ये कोनिकल शेप या फिर रॉड शेप में अंदर अवेलेबल होता है। इसकी जो वेट होती है, यानी कि इसका जो वजन होता है, वो तकरीबन 4 से लेके 8 ग्राम तक हो सकता है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं वजाइनल सपोजिटरीज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेजल सपोजिटरीज। नेजल सपोजिटरीज आर मेंट फॉर इंसर्शन इनटू नेजल कैविटी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नेजल बोगीज। नेजल सपोजिटरीज आर थिन एंड सिलेंड्रिकल इन शेप एंड आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद ग्लिसरोजिलेटिन बेस। नेजल सपोजिटरीज आर अबाउट 9 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेट अबाउट 1 ग्राम। सो अगर हम बात करें नेजल सपोजिटरीज की, तो नेजल सपोजिटरीज एक ऐसे टाइप का सपोजिटरी होता है जिसको हम ज़्यादा करके हमारे नेजल कैविटी के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हमारे नोज़ के कैविटी के लिए, जो हमारा नाक होता है बॉडी के अंदर, उसके कैविटी के अंदर हम क्या करते हैं, नेजल सपोजिटरी का यूज़ करते हैं। अभी जो नेजल सपोजिटरी होता है, इसको हम नेजल बोगीज के नाम से भी जानते हैं। नेजल सपोजिटरी एक पतला, एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होता है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा नेजल सपोजिटरी कुछ इस तरीके से ही दिखता है। अभी जो नेजल सपोजिटरी होता है, ये ग्लिसरोजिलेटिन बेस नाम के केमिकल से बनता है। नेजल सपोजिटरीज की जो लेंथ होती है वो तकरीबन 9 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका जो वजन होता है वो तकरीबन 1 ग्राम होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूरेथ्रल सपोजिटरीज। यूरेथ्रल सपोजिटरीज आर मेंट फॉर इंसर्शन इनटू यूरेथ्रा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज यूरेथ्रल बोगीज। यूरेथ्रल सपोजिटरीज आर थिन, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म, राउंडेड एट वन एंड टू फैसिलिटेट इंसर्शन। इट वेट वेरी फ्रॉम 2 to 4 ग्राम्स। सो अगर हम बात करें यूरेथ्रल सपोजिटरीज की, तो यूरेथ्रल सपोजिटरीज एक ऐसे टाइप का सपोजिटरी होता है जिसको हम ज़्यादा करके यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये यूरेथ्रल सपोजिटरी को हम यूरेथ्रल बोगीज के नाम से भी जानते हैं। इसका जो शेप होता है, ये ज़्यादा करके थिन, यानी कि काफ़ी पतला और लंबा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है थोड़ा, और एक साइड से राउंड शेप में होता है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा जो यूरेथ्रल सपोजिटरी होता है कुछ इस तरीके से ही दिखता है। अब ये जो एक साइड से राउंड होता है ना, ये राउंड इसीलिए होता है ताकि ये यूरेथ्रा के अंदर अच्छे तरीके से इंसर्ट हो पाए। वेट इसका जो होता है वो तकरीबन 2 से 4 ग्राम के बीच में होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईयर कोन्स। ईयर कोन्स आर मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू ईयर एंड आर ऑल्सो नोन एज ऑरिनेरियास। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम थियोब्रोमा ऑयल। These suppositories are thin, long and cylindrical in shape and weight about 1 gram.
अगर हम बात करें ईयर कोन्स की, तो ईयर कोन्स एक ऐसे टाइप का सपोजिटरी होता है जिसको हम ज़्यादा करके ईयर कैविटी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसको हम ऑरिनेरियस नाम से भी जानते हैं। ईयर कोन ज़्यादा करके थियोब्रोमा ऑयल नाम के केमिकल से बनता है। अब इसका जो शेप होता है ये ज़्यादा करके लंबा होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है और इसकी वेट तकरीबन 1 ग्राम तक होती है। ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ सपोजिटरीज। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी, यानी कि हम सपोजिटरी को कौन से डिफरेंट मेथड से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, जो हमारा सपोजिटरी होता है ना, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ से बनता है। सबसे पहला होता है ड्रग तो रहेगा ही यहाँ पे, और दूसरा चीज़ होता है सपोजिटरी बेस, यानी कि जब हम सपोजिटरी बेस के अंदर ड्रग को मिला देते हैं तो हमारा जो सपोजिटरी है वो बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे जो सपोजिटरी बेस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है किसी भी सपोजिटरी को बनाने के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी। तो हमारे पास टोटल 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है हैंड रोलिंग मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैंड मोल्ड मेथड. This is easiest and oldest method of preparing a suppository. This method involves mixing the drug with suppository base and then rolling by hand to provide suppository shape. It is time consuming method. Nowadays it is not commonly used. अगर हम बात करें हैंड रोलिंग मेथड की, तो हैंड रोलिंग मेथड को हम हैंड मोल्ड मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी इजी एंड काफ़ी पुराना मेथड होता है सपोजिटरी को बनाने के लिए, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मेथड है। तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग को लेते हैं, उसको सपोजिटरी बेस के अंदर अच्छे तरीके से मिला देते हैं। अब जैसे ही हमारा ड्रग सपोजिटरी बेस के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, इसी मिक्सचर को हमारे हाथ के ज़रिए हम एक रोल बनाने का कोशिश करते हैं, यानी कि हम एक सपोजिटरी का शेप देने का कोशिश करते हैं हमारे हाथों के ज़रिए। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे दोनों हाथों के ज़रिए एक सपोजिटरी को बनाने का कोशिश करते हैं रोलिंग के ज़रिए, यानी कि हम हाथ से क्या करते हैं, उसे रोल करते हैं और एक सपोजिटरी बना देते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही ईजी मेथड होता है, काफ़ी पुराना मेथड है, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, इसीलिए आजकल के टाइम पे ये वाला मेथड काफ़ी कम यूज़ होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये ना के बराबर ही आजकल के टाइम पे यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्रेशन मोल्ड मेथड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड कंप्रेशन मेथड. Heating is not required in this method, which make it applicable to thermolabile drugs. Suppositories are made by mixing ingredient with a base. Once the mixture is prepared, it is inserted into compression machine. So compression mold method की अगर हम बात करें तो इसको हम cold compression method के नाम से भी जानते हैं. ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हमें हीट की ज़रूरत या फिर किसी भी आग की ज़रूरत, हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसका नाम रखा गया कोल्ड कंप्रेशन मेथड, यानी कि इसके अंदर हमें किसी भी केमिकल को हीट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता. तो ये वाले मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग को लेते हैं, यानी कि जो भी इंग्रेडिएंट हमारे मेथड में होता है उसे लेते हैं और उसे सपोजिटरी बेस के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं. जैसे ही हमारा ड्रग सपोजिटरी बेस के अंदर मिक्स हो जाएगा, हम क्या करते हैं, इसी मिक्सचर को कंप्रेशन मशीन के अंदर डाल देते हैं और वहाँ पे हमारा जो सपोजिटरी है वो प्रेशर के जरिए बन के रेडी हो जाता है. तो ये वाला मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो थर्मोलेबाइल ड्रग्स होते हैं, यानी कि ऐसे ड्रग जो हीट के जरिए बहुत ही बेकार हो जाते हैं, वैसे ड्रग के लिए भी ये वाला मेथड काफ़ी यूज़फुल है. यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसी मशीन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, सपोजिटरी को बना सकते हैं, यानी कि ये वाला ही जो मशीन होता है कोल्ड कंप्रेशन मेथड के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्यूजन मेथड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल्ट मोल्ड मेथड. इट इन्वॉल्व फर्स्ट द मेल्टिंग ऑफ सपोजिटरी बेस एंड देन डिस्पर्सिंग और डिसॉल्विंग द ड्रग इन द मेल्टेड सपोजिटरी बेस. द मिक्सचर इज रिमूव फ्रॉम द हीट एंड poured into suppository mold. When the mixture are converted into mold, the suppositories are removed from the mold. So अगर हम बात करें फ्यूजन मेथड की, तो ये एक ऐसा मेथड होता है जिसको हम मेल्ट मोल्ड मेथड के नाम से भी जानते हैं. ये मेथड ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है. तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सपोजिटरी बेस को लेते हैं, उसे अच्छे तरीके से हीट के ज़रिए मेल्ट करते हैं. अब जैसे ही हमारा सपोजिटरी बेस मेल्ट होना चालू होगा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग को डिसॉल्व करना चालू कर देते हैं. अब यहाँ पे जैसे ही हमारा ड्रग और जो हमारा सपोजिटरी बेस है, ये दोनों जैसे ही एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मेल्ट होकर मिक्स हो जाएंगे, हम क्या करते हैं, वहाँ पे हीट देना बंद कर देते हैं, उनको हीट करना बंद कर देते हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमने अभी मिक्सचर तैयार किया हुआ है हीट के ज़रिए, उस मिक्सचर को एक सपोजिटरी मोल्ड नाम के मशीन में डाल देते हैं. जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये मशीन आपने अपने लैब के अंदर भी देखा होगा प्रैक्टिकल करते टाइम. इस मशीन के अंदर हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को जो कि हमने अभी हीट किया हुआ है, उसके हर एक होल के अंदर हम डाल देते हैं. जैसे ही इस होल के अंदर हम इस मिक्सचर को डालते हैं, डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसे साइड में थोड़े टाइम तक रख देते हैं. रखने के बाद क्या होगा ना, धीरे धीरे जो भी मिक्सचर हमने डाला हुआ है
वो मिक्सचर इस होल का शेप लेना चालू कर देगा। अब जैसे ये शेप लेना चालू कर देता है और कुछ टाइम बाद रेडी हो जाता है, हम क्या करते हैं, जो भी सपोजिटरी इस मशीन के अंदर, इस मोल्ड के अंदर फॉर्म हुआ है, उसको इस मशीन के अंदर से निकाल लेते हैं और जो हमारा सपोजिटरी होता है वो वहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। सो ये तो था फ्यूजन मेथड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑटोमेटिक मोल्ड मेथड। सपोजिटरी कैन बी मैन्युफैक्चर्ड in bulk and in fastest way by using automatic mold method. The entire production process is fully automated, including mixing, filling, ejection and molding. 5,000 to 10,000 suppositories are produced per hour as a result of high speed production. अगर हम बात करें ऑटोमेटिक मोल्ड मेथड की, तो ये एक ऐसा मेथड होता है जो कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है, यानी कि इसके अंदर हमें मशीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन बींग्स की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। तो ऑटोमेटिक मोल्ड मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके ज़रिए हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, बल्क अमाउंट में और बहुत ही जल्दी हम क्या कर सकते हैं, सपोजिटरी को बना सकते हैं। तो इस मेथड के अंदर हर एक स्टेप ऑटोमेटिक होता है, यानी कि मिक्सिंग, फिलिंग, इजेक्शन, मोल्डिंग, पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा स्टेप ऑटोमेटेड होता है, जिसके ज़रिए हम 5,000 से लेकर 10,000 सपोजिटरीज पर आवर्स के अंदर बना सकते हैं। सो ये तो था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टोरेज ऑफ सपोजिटरीज। सपोजिटरीज आर क्लोज्ड एंड पैक्ड इन प्लास्टिक बॉक्सेस और इन ग्लास कंटेनर. They are usually stored in a dark and cool environment. Oleaginous suppositories are stored at 30 degrees Celsius and glycerinated suppositories at 20 to 25 degrees Celsius. Some suppositories are need to be stored in refrigerator. तो अगर हम बात करें सपोजिटरी की स्टोरेज एंड पैकेजिंग की, तो सपोजिटरी को हम ज़्यादा करके प्लास्टिक या फिर ग्लास बॉटल के अंदर, ग्लास कंटेनर के अंदर अच्छे तरीके से पैक करके रखते हैं। और ये जो सपोजिटरी होता है इसको हम कूल एंड डार्क एनवायरनमेंट के अंदर स्टोर करके रखते हैं। हमारे पास जो ओलिजिनस सपोजिटरी होता है उसको हम तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करके रखते हैं, और हमारे पास जो ग्लिसरीनेटेड सपोजिटरीज होते हैं उनको हम तकरीबन 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखते हैं। कुछ सपोजिटरीज हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनको हम रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। सो ये तो था स्टोरेज ऑफ सपोजिटरी। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर सपोजिटरी, यानी कि सपोजिटरी की क्वालिटी को हम कौन कौन से टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है अपीयरेंस टेस्ट। इन अपीयरेंस टेस्ट ओडर, कलर एंड शेप ऑफ सपोजिटरीज आर एग्जामिन। सो अगर हम बात करें अपीयरेंस टेस्ट की, तो अपीयरेंस टेस्ट के अंदर हम बने हुए सपोजिटरी का जो ओडर होता है, जो कलर होता है एंड जो शेप होता है उसको हम अच्छे तरीके से एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट होता है वाटर कंटेंट टेस्ट। वाटर कंटेंट इन सपोजिटरी इज एग्जामिन बाय कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड। सो अगर हम बात करें वाटर कंटेंट टेस्ट की, तो इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे सपोजिटरी के अंदर कितने अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है उसको हम एक स्पेसिफिक टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं, और ये टेस्ट का नाम होता है कार्ल फिशर टाइट्रेशन मेथड। नेक्स्ट होता है एसिड टेस्ट। द क्वांटिटी ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन वन सपोजिटरी इज डिटरमाइन आइदर बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक, टाइट्रीमेट्रिक और क्रोमेटोग्राफिक मेथड। सो अगर हम बात करें एसिड टेस्ट की, तो एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे सिंगल सपोजिटरी के अंदर कितने अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है, यानी कि ड्रग की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है हमारे सपोजिटरी के अंदर, वो हम एसे के अंदर डिटरमाइन करते हैं। सो ये डिटरमाइन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट, टाइट्रीमेट्रिक टेस्ट एंड क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इनके जरिए हम क्या डिटरमाइन करते हैं, क्वांटिटी ऑफ ड्रग इन वन सिंगल सपोजिटरी। नेक्स्ट होता है माइक्रोबियल टेस्ट। प्लेट मेथड और मल्टीपल ट्यूब मेथड इज परफॉर्म टू एस्टिमेट द टोटल माइक्रोबियल काउंट। सो अगर हम बात करें माइक्रोबियल टेस्ट की, सो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कितने अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सपोजिटरी के अंदर प्रेजेंट है उसको हम अच्छे तरीके से एग्जामिन करते हैं। तो ये एग्जामिन करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि प्लेट मेथड एंड मल्टीपल ट्यूब मेथड। इन दोनों मेथड से हम क्या चेक कर सकते हैं कि हमारे सपोजिटरी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी कि माइक्रोबियल की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, उनका काउंट कितना प्रेजेंट है। नेक्स्ट होता है वेट वेरिएशन टेस्ट। 20 सपोजिटरीज आर इंडिविजुअली वेट एंड द एवरेज वेट इज कैलकुलेटेड। The weight variation is then estimated by subtracting the weight of each suppository from average weight. तो weight variation test के अंदर हम क्या करते हैं, 20 सपोजिटरीज लेते हैं एंड उन 20 सपोजिटरीज को हम इंडिविजुअली वेट करते हैं, यानी कि एक एक सपोजिटरी को हम अच्छे तरीके से वेट करेंगे और उन 20 के 20 सपोजिटरी का एक एवरेज वेट निकालेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास 20 सपोजिटरी है, मैंने उन 20 सपोजिटरी का एक अच्छे तरीके से सम किया और एक एवरेज वेट वहाँ पे निकल के रेडी हो गया। तो इन एवरेज वेट में से मैं क्या करूँगा, अब इंडिविजुअल सपोजिटरी के वेट को माइनस करूंगा और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, यानी कि मेरे एवरेज वेट ऑफ सपोजिटरी एंड सिंगल वेट ऑफ सपोजिटरी, इन दोनों के वेट का जो डिफरेंस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट वेरिएशन। और इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, वेट वेरिएशन टेस्ट, यानी कि मेरे हर एक सपोजिटरी के बीच का जो वेट है उसका डिफरेंस कितना है। तो ये क्या करते हैं, हम वेट वेरिएशन टेस्ट के अंदर डिटरमाइन करते हैं।
नेक्स्ट होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ और हार्डनेस ऑफ सपोजिटरी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अर्विका हार्डनेस टेस्टर। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट की, तो इसको हम हार्डनेस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो बना हुआ सपोजिटरी है उसकी हार्डनेस कितनी है, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितना है। यानी कि हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो सपोजिटरी बन के रेडी हुआ है कहीं वो ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर डिटरमाइन करते हैं। सो किसी भी सपोजिटरी के हार्डनेस या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं अर्विका हार्डनेस टेस्टर। इसी अर्विका हार्डनेस टेस्टर के मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सपोजिटरी का जो हार्डनेस है या फिर जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसको हम अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट। इन दिस मेथड कैपिलरी ट्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर इन लेंथ इज सील्ड एट वन एंड एंड filled with suppository material at other end. Then the capillary tube is dipped in gradually heated electrothermal thermometer from which the melting temperature of suppository is determined. So melting point test के अंदर हम क्या करते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब को लेते हैं, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। ये सेम टू सेम ट्यूब आपने अपने लेबोरेटरी में, अपने लैब में देखा होगा इसे। ये जो ट्यूब होता है इसके दोनों साइड ओपन होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस कैपिलरी ट्यूब का जो एक साइड होता है उससे अच्छे तरीके से हम सील कर देते हैं, और सील करने के बाद जो दूसरा एंड अभी भी ओपन है उस ओपन एंड से हम क्या करते हैं, सपोजिटरी का जो मटेरियल होता है उसके अंदर हम कैपिलरी ट्यूब के अंदर भर देते हैं। अब जैसे ही हमारा कैपिलरी ट्यूब सपोजिटरी का जो मटेरियल से भर जाएगा, हम क्या करते हैं, इस सेम टू सेम कैपिलरी ट्यूब जिसके अंदर अभी हमारा सपोजिटरी का मटेरियल प्रेजेंट है, इस कैपिलरी ट्यूब को हम इलेक्ट्रोथर्मल थर्मामीटर के अंदर डाल देते हैं। अब हम इलेक्ट्रोथर्मल थर्मामीटर के अंदर डालने के बाद ये चेक करते हैं कि हमारा जो सपोजिटरी का मटेरियल इस कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट है, वो सपोजिटरी मटेरियल इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर कौन से टेम्परेचर पे जाके मेल्ट हो रहा है। सो जो भी टेम्परेचर पे जाके ये सपोजिटरी का मटेरियल कैपिलरी ट्यूब के अंदर मेल्ट होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सपोजिटरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म बाय यूजिंग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट apparatus. In this 6 suppositories are immersed in 160 ml of distilled water maintained at 37 degrees Celsius. The time for complete disintegration of suppository is determined. सो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी सपोजिटरी का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन करते हैं। सो ये वाले टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट apparatus. सो ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले से ही 160 ml ऑफ वाटर भर के रखते हैं जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, 6 सपोजिटरी को डाल देते हैं और वेट करते हैं कि वो 6 सपोजिटरी को डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम जा रहा है। सो जितना टाइम जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे सपोजिटरी का डिसइंटीग्रेशन टाइम। सो हमारा यहाँ पे सपोजिटरी वाला चैप्टर अच्छे तरीके से ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अपना डाउट आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और ये वीडियो लेक्चर के जो PDF नोट्स है आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।